Now, this is lecture number 6, Atomic Structure, class +1. Here, in this lecture, I am going to discuss Rutherford's model, Rutherford's alpha ray scattering experiment. First model was J.J. Thomson's model. That was based on only theoretical concept. Now, J.J. Thomson's model gave no information about nucleus. We came to know the existence of nucleus from Rutherford's model of alpha ray scattering. Now, initially, I'm going to give you information about the setup of that experiment. What he did, he took a block of lead in which radium was placed, which is a radioactive element, which is a good source of alpha rays. Now we must know what are alpha rays. Alpha rays are simply हीलियम +2 न्यूक्लियाई. ठीक है, तो अगर हम हीलियम न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं, राइट. और इसका जो मास होता है वो 4u होता है. और अब आप u का वैल्यू जानते हैं, यूनिफाइड मास 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम. ये अल्फा पार्टिकल का मास है. ये ऑब्जेक्टिव सम भी पूछा जाता है. इसी तरह बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं. बीटा पार्टिकल सिंपली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वहां से, इस बात का रीजन भी मिल जाएगा आपको, ये बिगनर्स हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये कहां से आती है, न्यूक्लियस से आती है. ओके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को एडजस्टमेंट के दौरान ये पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. सो दीज पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो उसने रेडियम एलिमेंट लिया विच इज अ सोर्स ऑफ अल्फा रे. ये एक स्लिट है ताकि जो रे का पाथ है वो प्रॉपरली डिफाइन हो सके. यहां एक थिन गोल्ड फॉइल है. सी, ये गोल्ड का फॉइल हो सकता है, किसी भी हैवी एलिमेंट का, प्लेटिनम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है. अब इसकी जो थिकनेस थी वो 100 नैनोमीटर है. सी, 100 नैनोमीटर का मतलब 100 into 10⁻⁻9 मीटर. हमारा यहाँ लेक्चर्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं उनको वो इंफॉर्मेशन मिले जो उनको बुक से प्रॉपरली क्लियर नहीं होती. इसलिए मॉडल के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूंगा. जैसे मैंने कहा 100 नैनोमीटर थिक, 10⁻100 into 10⁻9 मीटर थिक गोल्ड फॉइल. गोल्ड का एटॉमिक नंबर काफी हाई है. ओके, हाई एटॉमिक नंबर होने का मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा. इट इज अराउंड 79. ओके, तो इट मींस इसमें 79 प्रोटॉन्स हैं. तो अब उसका असर हम देखेंगे. ये अल्फा रेज निकली, यहां थिन गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और अल्फा रे यहां से डिफ्लेक्ट होगी. ओके, ये उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान माइंड में था, जो रुदरफोर्ड है उनकी मैं बात कर रहा हूं. ये हमारे पास एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है. ये सर्कुलर है, सर्कुलर मींस मूवेबल, राइट. पर्पस इज ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है. जहां भी अल्फा रे स्ट्राइक करेगी वहां ग्लो होगा, वहां से जो आपकी बीम है उसकी डिफ्लेक्शन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये था एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट. हमारे लिए सिंपल है पर बात बहुत बड़ी है, राइट. अब इसका जो
रिजल्ट था हम उसकी बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये तो सेटअप था ना, अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, जब रेज पास की गई देखा कि जो मैक्सिमम रेज थी वो अनडिफ्लेक्टेड ही रही, मैक्सिमम रेज, राइट। सेकेंड, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई कुछ एंगल से, राइट, दैट नंबर वाज लेस, वेरी लेस, बट सरप्राइजिंगली out of 20,000 rays there was an average one ray which retraced its path, mean 20,000 में से एवरेज एक रे ऐसी थी जो फॉइल पे स्ट्राइक की और उसने अपना पाथ रिट्रेस किया। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग। ओके, तो अब ये थी ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट के बाद हम जो सेकंड स्टेप लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन का होता है। अब इस थर्ड स्टेज पे उसका इन्फ्रेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है कि क्या हमें सोचने को और सीखने को मिला। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैक्सिमम रेज अनडिफ्लेक्टेड रही, इसका मतलब ये हो गया ना कि एटम में डिफ्लेक्शन, रेज की डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इट मींस मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। देखिए फिर से दिमाग में लेके आइए, पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, एटम में से एज सच निकल गई, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ ना, मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। और दूसरी बात क्या कंक्लूड करते हैं कि इस बात ने जे थॉमसन के मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। अगर जे थॉमसन मॉडल सही होता है ना, ये कुछ सीखना होता हमें। जे थॉमसन ने ये कहा था पॉजिटिव चार्ज एटम में स्प्रेड है और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। तो अगर ये मॉडल सही होता तो क्या होना था, हर रे ने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करना था, थोड़ा डिफ्लेक्ट हर रे ने करना था, पर ऐसा तो रिजल्ट आया ही नहीं। मैक्सिमम रेज तो अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है और पॉजिटिव चार्ज एटम में स्प्रेड नहीं हुआ होगा। ओके, अब कुछ रेज थोड़ी डिफ्लेक्शन शो कर रही है, बहुत कम नंबर, और 20,000 में एक रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। अब इसको कंक्लूड करिए, जैसे मैं एक बॉल वॉल पे फेंकता हूं तो क्या होता है, बॉल वापस आती है, राइट। और अगर मैं वही बॉल एक पीस ऑफ पेपर पे मारता हूं तो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर आगे चला जाएगा, बॉल वापस नहीं ना आएगी। तो क्या मतलब हुआ कि अगर बहुत भारी चीज पे कोई हल्की चीज फेंकते हैं और तभी वो वापस आती है ना, इट मीन्स जो अल्फा पार्टिकल है जो इतने हल्के नहीं हैं वो गए 20,000 में से एक थिन फॉइल पे गया और वापस आया। इट मीन्स किसी बहुत ज़्यादा इंटेंस पॉजिटिव चार्ज से उसको रिफ्लेक्शन मिली है। वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा था और डेफिनेटली बहुत ही कम जगह में इकट्ठा था, तभी 20,000 में से एक निशाना लगा और वो वापस अल्फा रे ने अपना पाथ रिट्रेस किया। तो ये जो सरप्राइजिंग रिजल्ट था, इसने सोचने पे मजबूर किया रुदरफोर्ड को कि भाई डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज इज नॉट लाइक दैट दिस इज प्रेजेंट इन होल एटम, बट इट इज कंसंट्रेटेड इन सम वेरी फाइनाइट स्पेस, एंड ही कॉल्ड दैट स्पेस एज न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरह से न्यूक्लियस के बारे में पता चलना शुरू हुआ और उसका जो मॉडल था रुदरफोर्ड का, उसमें अब दो पार्ट आ गए, एक न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, राइट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो रहा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड न्यूक्लियर पार्ट जो जिसमें सारा होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। देखिए ये मैं आपने पुराने लेक्चर में बतला चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से 1837 टाइम्स कम है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का भार तो नेग्लिजिबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो के भार को तो हम एटम के भार में कंसिडर ही नहीं करते। इट मीन्स सारा चार्ज, सारा भार किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण है, और सेकेंडली न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है। तो दैट इज वाई ये एज्यूम किया गया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है और सारे का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम का वो उस न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है।
So whole of the mass of an atom is supposed to be present inside that nucleus. Is that clear? तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो एटम कंक्लूड किया गया, आप इमेजिन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से रहा होगा, राइट? ये देखिए, ये साफ रिफ्लेक्शंस, जो डिफ्लेक्शंस है वो शो करती हैं कि डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। अब आप इसको इमेजिन करिए कि यहां थिन फॉइल मैंने ऐसे ली है। क्या आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो साइड बाय साइड पड़े होंगे, ऐसी क्लोज पैकिंग रही होगी और इस तरह से रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुई होंगी। सी, तो ये था एक बहुत बढ़िया ग्रेजुअल मूवमेंट जिससे हम आज के मॉडल के बारे में जहां तक पहुंचे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए रास्ता बना। तो इस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल में ये बतलाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे हैं और जो न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इनमें इंटरैक्शंस हैं, और जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल। इज दैट क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो बैलेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लैनेटरी मोशन से हमारा मतलब ये है कि इट इज जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन यहाँ न्यूक्लियस के कंपैरिजन में आप उसको देख सकते हैं और प्लैनेट्स को इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख सकते हैं, ओके? बट इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस मॉडल्स में ये हो सकता है कि प्लैनेट्स बहुत हैवीली बॉडी हैं, भारी बॉडीज हैं, ठीक है? उनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी। यहाँ पे एज सच कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन एक यू कैन इमेजिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी है जिसका भार बहुत ही कम है। तो डेफिनेटली इसका जो कंपैरिजन है वो यहाँ से किया जा सकता है। अब एक सवाल यहाँ और भी बनता है, मैंने कहा ना कि जो मैंने बुक में लिखा है वो तो कवर करना है, प्लस उसमें जो छुपी हुई बात है उसको हम बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है, हो गई बात। यहाँ थिन गोल्ड फॉइल ली, ओके? अगर वो उसकी जगह लाइट मेटल का फॉइल लेता, मान लीजिए आप एल्यूमिनियम का ही फॉइल लेता, तो क्या होता? अब एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, प्रोटॉन का नंबर 13 है, ये 79 है, ठीक है? तो विच इज 6 टाइम्स लेसर देन गोल्ड। तो उसमें क्या होना था, आप इमेजिन करिए, अल्फा पॉजिटिव चार्ज, थोड़े भारी पार्टिकल हैं, और वही कहानी, तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस उतना, उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 13 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफ्लेक्शंस आई थी, राइट? कुछ डिफ्लेक्शंस आई थी, राइट? वो कुछ डिफ्लेक्शंस जो एंगल से हुई थी, है ना, वो क्यों हुई? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवीली चार्ज्ड था। अब अगर मैं न्यूक्लियस का चार्ज कम कर देता हूं तो डेफिनेटली वो डिफ्लेक्शन की एंगल कम हो जानी थी, राइट? नंबर कम हो जाना था, डिफ्लेक्शन का जो इंटेंसिटी थी, राइट? एक हैवी बॉडी के पास से गुजरी तब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, एक लाइट बॉडी से गुजरी तो डिफ्लेक्शन कम होगी ना, राइट? एंड सेकेंडली जो 20,000 में से एक रे ने अपना पाथ रिट्रेस किया था, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जानी थी। तो ये बातें सोचने की जरूरत होती है हमें, राइट? अब इसके आगे मैं आपसे बात शेयर करता हूं कि न्यूक्लियस जो रुदरफोर्ड मॉडल में दिया गया उसका साइज जो था वो 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर इज 1 फर्मी का ऑर्डर था, और एटम का साइज का ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में था। तो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस और डिस्टेंस ऑफ एटम, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 10⁻15 मीटर 1 फर्मी, डिस्टेंस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर। तो इन दोनों की जो रेशियो ली वो 10⁻5 मीटर आए। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंस है कितना है? 1 लाख, मीन्स जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से 1 लाख टाइम छोटा है। सो दिस शोज दैट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/1 लाख ऑफ द डायमीटर ऑफ एटम। यू कैन इमेजिन कि जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा है। नाउ इफ आई कंपेयर देयर वॉल्यूम,
we consider atom or nucleus to be spherical. And what is the volume of a sphere? 4 by 3 pi r cube. Okay, तो volume of the nucleus over volume of the atom. Volume of the nucleus कितना बन गया? 4 by 3 pi r1 फॉर्म में 10⁻15 का क्यूब, और 4 by 3 pi यहाँ था, 4 by 3 pi यहाँ था, वो कट गया, तो एटम 10⁻10 रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ का क्यूब हो गया, ये 10⁻15 मीटर क्यूब हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा वक्त दीजिएगा, कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है। देखो ना, रेशो ले रहे हैं ना, 10⁻15, जस्ट इमेजिन 1/10⁻15, राइट। तो चलिए ऐसा करिए, वॉल्यूम ऑफ एटम यहां लिख देता हूं। ओके, तो जब मैं इसको इधर लिखता हूं तो ये वैल्यू 1 से कितनी छोटी है, राइट। यहां आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर 10⁻15, ये था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये 10⁻15 में इधर ले आता हूं, आप समझ जाएंगे आप। तो बात को इंटरप्रेट करना जरूरी होता है कि 10⁻15 से मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के, तब वो वॉल्यूम ऑफ एटम के इक्वल आता है। तो यहां से हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर मैं एक क्रिकेट ग्राउंड, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड को देखूं, उसके सेंटर में मैं बॉल रख दूं और ये सारा क्रिकेट ग्राउंड का सर्कमफेरेंस एटम का बाउंड्री हो गया, राइट, एटम का सर्कमफेरेंस हो गया, तो अब उस हिसाब से, उस ग्राउंड के हिसाब से न्यूक्लियस कितना छोटा है, मींस बॉल कितनी छोटी लग रही है, उसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये कितना ही छोटा है एक एटम के हिसाब से। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से 2 डायमेंशनल मॉडल था। हाँ, अब क्योंकि ये रास्ता बना आगे वाले मॉडल्स के लिए, बोहर्स मॉडल के लिए, अब रास्ता कैसे बनेगा कि ये तो हमने सीख लिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि इस मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात तो की, पर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्या रीजन था, अब इससे अगला लेक्चर जुड़ा है। उसके लिए हमें अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सीखना पड़ेगा। भाई उस थ्योरी की अब जरूरत क्या है। अब आपका सिलेबस +1 का इतना इंटरेस्टिंग है, रियली आई टेल यू, कि यू कीप ऑन लिसनिंग एंड आप इसको एंजॉय करते रहिए, एंड डेफिनेटली आपको कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यस, इसमें हर एनसीईआरटी प्रॉब्लम, हर तरह के टॉपिक्स, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अब क्योंकि ये जो आज की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, अब वहाँ से हमें एक नई दुनिया का इजाद करना होगा, एक नया रास्ता ढूंढना होगा। उनमें से ये हमारी एक कोशिश है कि हमें अपने लिए काम करना है। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बतलाऊंगा कि कौन से रीजंस बने आपके नील बोहर्स के मॉडल की डिस्कवरी के लिए। थैंक यू वेरी मच।